जब प्रेम और समर्पण अपनी सीमाओं को लांघ जाता है तो एक नारी अग्नि में भी अपना सत्य खोज लेती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य की दुनिया में, जहां हम केवल कहानियां नहीं सुनाते बल्कि आपके दिल को छूते हैं। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के शिखर लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक अत्यंत मार्मिक और विचारोत्तेजक कहानी, जिसका नाम है अग्नि समाधि। ये कहानी है एक ऐसी नारी की जिसने प्रेम, त्याग और आत्मसम्मान की एक ऐसी मिसाल पेश की जो समाज की रूढ़ियों को चुनौती देती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में प्रेम सिर्फ पाने का नाम है या खोकर भी अमर किया जा सकता है। तो आइए डूबते हैं इस अग्नि जैसी कहानी में, जहां अंत भले ही भस्म हो पर आत्मा अमर हो जाती है। साधु संतों के सत्संग से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, किंतु पयाग का दुर्भाग्य था कि उस पर सत्संग का उल्टा ही असर हुआ। उसे गांजे, चरस और भंग का चस्का पड़ गया, जिसका फल यह हुआ कि एक मेहनती, उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा। जीवन संग्राम में यह आनंद कहां, किसी वट वृक्ष के नीचे धूनी जल रही है। एक जटाधारी महात्मा विराज रहे हैं, भक्तजन उन्हें घेरे बैठे हुए हैं और तिल तिल पर चरस के दम लग रहे हैं। बीच बीच में भजन भी हो जाते हैं। मजूरी धातुरी में यह स्वर्ग सुख कहां, चिलम भरना पयाग का काम था। भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी। पयाग को तत्काल फल मिलता था, चिलमों पर फैला हक उसी का होता था। महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए वह आनंद से विह्वल हो उठता था। उस पर आत्मविस्मृति सी छा जाती थी। वह सौरभ, संगीत और प्रकाश से भरे हुए एक दूसरे ही संसार में पहुंच जाता था। इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मिन रात के 10-11 बज जाने पर उसे बुलाने आती तो पयाग को प्रत्यक्ष क्रूर अनुभव होता। संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल सा दिखता। विशेषत जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा नहीं जला और चने चबेने की कुछ फिक्र करनी है। वह जाति का भर था। गांव की चौकीदारी उसकी मीरास थी। 2 रुपये और कुछ आने वेतन मिलता था। वर्दी और साफा मुफ्त। काम था सप्ताह में 1 दिन थाने जाना, वहां अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना, लकड़ी चीरना। पयाग रक्त के घूंट पी पी कर यह काम करता, क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महंगी पड़ती थी। आंसू यूं पूछते थे कि चौकीदारी में यदि कोई काम था तो इतना ही, और महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपये और कुछ आने कम न थे। फिर गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचों पर रोब था। वेतन पेंशन थी, और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वह पयाग के जेब खर्च की मद में आ गई। अतएव जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंतोत्पादक रूप धारण करने लगा। इन सत्संगों के पहले यह दंपति गांव में मजदूरी करता था। रुक्मिन लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती, पयाग कभी आरा चलाता, कभी हल जोतता, कभी पुर हाँकता। जो काम सामने आ जाए उसमें जुट जाता था। हंसमुख, श्रमशील, विनोदी, निर्द्वंद्व आदमी था, और ऐसा आदमी कभी भूखों नहीं मरता। उस पर नम्र इतना कि किसी काम के लिए नहीं न करता। किसी ने कुछ कहा और वह अच्छा भैया कहकर दौड़ा, इसलिए उसका गांव में मान था। इसी की बदौलत निरुद्यम होने पर भी 2-3 साल उसे अधिक कष्ट न हुआ। दोनों जून की तो बात ही क्या, जब महतों को यह रद्दी न प्राप्त थी, जिनके द्वार पर बैलों की 3-3 जोड़ियां बंधाती थीं, तो पयाग किस गिनती में था। हाँ, 1 जून की दाल रोटी में संदेह न था, परंतु अब यह समस्या दिन पर दिन विषमतर होती जाती थी। उस पर विपत्ति यह थी कि रुक्मिन भी अब किसी कारण से उसकी पतिपरायण, उतनी सेवाशील, उतनी तत्पर न थी। नहीं, उतनी प्रगल्भता और वाचालता में आश्चर्यजनक विकास होता जाता था। अतएव पयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वह निश्चिंत होकर भगवत भजन और साधु सेवा में प्रवृत्ता हो जाए। एक दिन रुक्मिन बाजार में लकड़ियां बेचकर लौटी तो पयाग ने कहा, ला, कुछ पैसे मुझे दे दे, दम लगा हूं। रुक्मिन ने मुंह फेर कर कहा, दम लगाने की ऐसी चाट है तो काम क्यों नहीं करते? क्या आजकल कोई बाबा नहीं है? जाकर चिलम भरो। पयाग ने त्योरी चढ़ाकर कहा, भला चाहती है तो पैसे दे दे, नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा, तब रोएगी। रुक्मिन अंगूठा दिखाकर बोली, रोइए मेरी बला, तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कौर खिला देते हो। अब भी छाती फाड़ती हूं, तब भी छाती फाड़ूंगी। तो अब यही फैसला है। हाँ हाँ, कह तो दिया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, गहने बनवाने के लिए पैसे हैं, और मैं 4 पैसे मांगता हूं तो यूं जवाब देती है। रुक्मिन तिनक कर बोली,
गहने बनवाती हूं तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है? तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया, या इतना भी नहीं देखा जाता। पयाग उस दिन घर ना आया। रात के 9 बज गए, तब रुक्मिन ने किवाड़ बंद कर लिए। समझी, गांव में कहीं छिपा बैठा होगा, समझता होगा मुझे मनाने आएगी, मेरी बला जाती है। जब दूसरे दिन भी पयाग न आया तो रुक्मिन को चिंता हुई। गांव भर छान आई, चिड़िया किसी भी डाल पर न मिली। उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई। रात को लेटी भी तो बहुत देर तक आंखें न लगीं। शंका हो रही थी, पयाग सचमुच तो विरक्त नहीं हो गया। उसने सोचा, प्रातःकाल पत्ता पत्ता छान डालूंगी, किसी साधु संत के साथ होगा, जाकर थाने में रपट कर दूंगी। अभी तड़का ही था कि रुक्मिन थाने में चलने को तैयार हो गई। किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि पयाग आता हुआ दिखाई दिया, पर वह अकेला न था। उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। उसकी छींट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा घूंघट और शर्मीली चाल देखकर रुक्मिन का कलेजा धक से हो गया। वह एक क्षण हतबुद्धि सी खड़ी रही, तब बढ़कर नई सौत को दोनों हाथों के बीच में ले लिया और उसे इस भांति धीरे धीरे घर के अंदर ले चली, जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विषपान कर रहा हो। जब पड़ोसियों की भीड़ छोड़ गई तो रुक्मिन ने पयाग से पूछा, इसे कहां से लाए? पयाग ने हंसकर कहा, घर से भागी जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई। घर का काम धांधा करेगी, पड़ी रहेगी। मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया। पयाग ने तिरछी चितवनों से देखकर कहा, दुत पगली, इसे तेरी सेवा टहल करने को लाया हूं। नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है? चल, मन जिससे मिले वही नई है, मन जिससे न मिले वही पुरानी है। ला, कुछ पैसा हो तो दे दे। 3 दिन से दम नहीं लगाया, पैर सीधे नहीं पड़ते। हाँ, देख 2-4 दिन इस बेचारी को खिला पिला दे, फिर तो आप ही काम करने लगेगी। रुक्मिन ने पूरा रुपया लाकर पयाग के हाथ पर रख दिया। दूसरी बार कहने की जरूरत ही न पड़ी। पयाग में चाहे और कोई गुण हो या न हो, यह मानना पड़ेगा कि वह शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था। उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था। 1 मास तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़ी। रुक्मिन अपनी सारी चौकड़ियां भूल गई थी। बड़े तड़के उठती, कभी लकड़ियां तोड़कर, कभी चारा काटकर, कभी उपले पाट कर बाजार ले जाती। वहां जो कुछ मिलता उसका आधा तो पयाग के हत्थे चढ़ा देती। आधों में घर का काम चलता। वह सौत को कोई काम न करने देती। पड़ोसियों से कहती, बहन, सौत है तो क्या है, तो अभी कल की बहुरिया। 2-4 महीने भी आराम से न रहेगी तो क्या याद करेगी? मैं तो काम करने को हूं ही। गांव भर में रुक्मिन के शील स्वभाव का बखान होता था, पर सत्संगी घाघ पयाग सब कुछ समझता था और अपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न होता था। एक दिन बहू ने कहा, दीदी, अब तो घर में बैठे बैठे जी उबता है, मुझे भी कोई काम दिला दो। रुक्मिन ने स्नेह सिंचित स्वर में कहा, क्या मेरे मुख में कालिक पुतवाने पर लगी हुई है? भीतर का काम किए जा, बाहर के लिए मैं हूं ही। बहू का नाम कौशल्या था, जो बिगड़कर सिलिया हो गया था। इस वक्त सिलिया ने कुछ जवाब न दिया, लेकिन वह लौंडियों की दशा अब उसके लिए असह्य हो गई थी। वह दिन भर घर का काम करते करते मरे, कोई नहीं पूछता। रुक्मिन बाहर से 4 पैसे लाती है तो घर की मालकिन बनी हुई है। अब सिलिया भी मजूरी करेगी और मालकिन का घमंड तोड़ देगी। पयाग पैसों का यार है, ये बात उससे अब छिपी न थी। जब रुक्मिन चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर की टट्टी लगाई और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिए सभी थे। सिलिया ने शील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गईं। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, किसी ने कुछ। नई बहू की आवभगत कौन न करता। पहले ही दौरे में सिलिया को मालूम हो गया कि गांव में पिसनहारी का स्थान खाली है और वह इस कमी को पूरा कर सकती है। वह यहां से घर लौटी तो उसके सिर पर गेहूं से भरी हुई एक टोकरी थी। पयाग ने पहर रात ही से चक्की की आवाज सुनी तो रुक्मिन से बोला, आज तो सिलिया अभी से पीसने लगी। रुक्मिन बाजार से आटा लाई थी। अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर न था। उसे आश्चर्य हुआ कि सिलिया इतने सवेरे क्या पीस रही है। उठकर कोठरी में आई तो देखा कि सिलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी को उठाकर बोली, तुझसे किसने पीसने को कहा है? किसका अनाज पीस रही है? सिलिया ने निश्शंक होकर कहा, तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं? मैं पीसती हूं तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? चक्की की घुमुर घुमुर भी नहीं सही जाती। लाओ, टोकरी दे दो। बैठे बैठे कब तक खाऊंगी? 2 महीने तो हो गए। मैंने तो तुझसे कुछ नहीं कहा।
तुम कहो चाहे न कहो, अपना धर्म भी तो कुछ है। तू अभी यहां के आदमियों को नहीं जानती। आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं। किसका गेहूं है? मैं सवेरे उसके सिर पर पटक आऊंगी। सिलिया ने रुक्मिन के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली, पैसे क्यों ना देंगे? कुछ बेगार करती हूं, तू ना मानेगी? तुम्हारी लौंडी बनकर ना रहूंगी। यह तकरार सुनकर पयाग भी आ पहुंचा और रुक्मिन से बोला, काम करती है तो करने क्यों नहीं देती? अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी? हो गए 2 महीने, तुम क्या जानो, नाक तो मेरी कटेगी। सिलिया बोल उठी, तो क्या कोई बैठे खिलाता है? चौका बर्तन, झाड़ू बहारू, रोटी पानी, पीसना कूटना ये कौन करता है? पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में घट्टे पड़ गए। मुझसे अब सारा काम ना होगा। पयाग ने कहा, तो तू ही बाजार जाया कर, घर का काम रहने दे, रुक्मिन कर लेगी। रुक्मिन ने आपत्ति की, ऐसी बात मुंह से निकालते लाज नहीं आती। 3 दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा? सिलिया ने आग्रह करके कहा, संसार क्या कहेगा? क्या कोई ऐब करने जाती हूं? सिलिया की डिग्री हो गई, आधिपत्य रुक्मिन के हाथ से निकल गया। सिलिया की अमलदारी हो गई। जवान औरत थी, गेहूं पीसकर उठी तो औरों के साथ घास छीलने चली गई और इतनी घास छीली कि सब दंग रह गई। गट्ठा उठाए न उठता था। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था, उनसे भी उसने बाजी मार ली। ये गट्ठा 12 आने का बिका। सिलिया ने आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, तरकारी, मसाला सब कुछ लिया और 4 आने बचा भी लिए। रुक्मिन ने समझ रखा था कि सिलिया बाजार से 2-4 आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन से फिर बाजार जाने लगूंगी, फिर मेरा राज्य हो जाएगा। पर यह सामान देखे तो आंखें खुल गईं। पयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु मयस्सर न हुई थी। बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन करके वह बाहर जाने लगा तो सिलिया बरोठे में खड़ी मिल गई। बोला, आज कितने पैसे मिले? 12 आने मिले थे, सब खर्च कर डाले, कुछ बचे हों तो मुझे दे दे। सिलिया ने बचे हुए 4 आने पैसे दे दिए। और दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है इस कहानी का पार्ट 1। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली मजा तो अब आने वाला है। पार्ट 2 में आपको मिलेगा कहानी का रोमांचक मोड़, जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। पार्ट 2 कल इसी समय इसी चैनल पर आएगा, जरूर देखिएगा। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, यानी कल बीत चुका है, तो पार्ट 2 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, टॉप कमेंट में और स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगले भाग में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और साहित्य से जुड़े रहिए।